नमस्कार विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुलाई वाली कहानी का अनुशीलन करेंगे। कहानी को प्रारंभ करने से पहले कहानी की लेखिका राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी कहानी का प्रारंभ कब और किस कहानी से जाना जाए, इस संबंध में सभी विद्वान एक मत नहीं है। यदि किस्सा गोई से ही कहानी का अर्थ निकाला जाए तो सन 1807 ईस्वी में रचित सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कहा जा सकता है, किंतु यह कहानी की आधुनिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसलिए हिंदी कहानी का प्रारंभ सन 1900 में सरस्वती और सुदर्शन जैसी पत्रिकाओं के प्रकाशन काल से मानना युक्ति संगत जान पड़ता है। इस काल में हिंदी कहानी का कोई निश्चित रूप नहीं बन पाया था। वस्तुतः यह एक प्रयोगात्मक युग था। इस काल में कहानी की कोई निश्चित परिभाषा भी नहीं थी और कोई शिल्पगत वैशिष्ट्य भी इसका कोई आदर्श भी नहीं था। इस काल में मौलिक कहानियों की रचना की अपेक्षा अनुवादों पर अधिक बल दिया गया। इसी अनुवाद कार्य के माध्यम से मौलिक लेखन को भी प्रोत्साहन मिला। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सुंदरतम मौलिक कहानी, जिसको सभी विद्वान एक मत से हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं, वह कहानी बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली कहानी है, जो सरस्वती पत्रिका में मई 1907 में प्रकाशित हुई। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। साहित्य जगत में ये बंग महिला के नाम से ही प्रसिद्ध हुई है। दुलाई वाली एक घटना प्रधान कहानी है, जो दैनिक जीवन की साधारण घटना पर आधारित होकर यथार्थवादी चित्रण एवं स्थानीय रंग की सहायता से प्रभावप्रद बन गई है। इसको इस विकास क्रम का मील का पत्थर भी हम कह सकते हैं। यह कहानी अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। एक तो मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी घटना से निर्मित कथानक, और दूसरे इसकी भाषा में स्वाभाविक प्रयोग। इस कहानी में तत्कालीन समय की जागरूकता और सजगता को सबल तरीके से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। यद्यपि इसमें आधुनिक कहानीकार के समान बौद्धिक चेतना नहीं है, किंतु नारी मनोविज्ञान और पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या के चित्रण का प्रयास अवश्य किया गया है। वस्तुतः दुलाई वाली कहानी ने हिंदी कहानी के विकास के लिए नींव का कार्य किया, जिस पर आगे चलकर हिंदी कहानी का विशाल प्रासाद या महल खड़ा हुआ। इस कहानी ने कथानक, भाषा और शिल्प संबंधी आदर्श आगामी कहानियों को दिए हैं। इस प्रकार हिंदी कहानी में यह एक मील का पत्थर साबित हुई है। अब हम पढ़ते हैं कहानी दुलाई वाली। काशी की दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियाँ और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से
पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। वासोपयोगी का तात्पर्य रहने योग्य। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में से उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा, यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानती हो कि मुँह से कह दिया, बस छुट्टी हो गई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही आने के लिए इसरार किया है। इसरार यानी आग्रह। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब क्या करना है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए ही तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूँगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, तो मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के रिश्ते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार भी होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ में माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं
कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बना रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछोने से बात करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था, असबाब यानी सामान, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले से कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आया। नवल किशोर स्वदेशी हुए हैं न, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी काम लगेगा, देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में। जानकी जरा बोहें टेढ़ी करके बोली, ओ, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कोलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 2 दर्जे का टिकट मिलता है। आज हम कहानी का इतना ही भाग पढ़ेंगे, बाकी भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।